हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा यार, मैं हूं यहाँ आपका एजुकेटर, आपका अपना वैभव श्रीवास्तव सर। और आज मैं आपसे बात करने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट 20। बिकॉज एक एक बड़ा चैलेंज निकल के आता है। बच्चों को लगता है यार गेट एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा ये है कि एक एग्जाम है। मैं भी मानता हूं गेट एक प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है और इसको क्रैक करना आसान बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसी भी युद्ध में जाने से पहले, अगर हमारी रणनीति बहुत ही अच्छी होती है और हमारे पास अच्छा टाइम है कि अभी हम आज से ही अगर अपनी इस युद्ध में जाने की रणनीति बनाते हैं, तो गेट को क्रैक करना यानी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गेट में एक अच्छी इस रैंक को स्कोर करना, एक अच्छी रैंक को पा लेना, लिटरली ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग का प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है ऑलरेडी, जिसका नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ओके, सो यहाँ पर ना केवल आपको केवल केवल ना तो आप केवल आपको टेक्निकल नॉलेज बता, आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया था, क्योंकि गेट जो है वो बेसिकली गेट जो है वो आपका कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम निकल करके क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है। कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम की बात करें तो कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम की बात करें तो ये क्या मतलब होता है सर। सर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वही गेट में आते हैं। सर सेमेस्टर में तो हम अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, बट क्या होता है गेट में स्कोर नहीं हो पाता, क्यों? कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट में गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट में गड़बड़। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक थ्योरी, एक बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट जो होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, वही पार्ट हमें यहाँ पर समझना होता है। और अगर हमने ये कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो गेट को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक अच्छी स्कोर भी, अच्छी रैंक भी पा लेना भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। एज वेल आई हैव also appeared in the gate examination and I have all India rank under 200. Okay, so that is why मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर आप गेट 2024 में एक अच्छी रैंक्स पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। मतलब लगभग एक साल का टाइम आपके पास यहाँ पर है, या आप मान ले 11 मंथ भी है तो 11 मंथ में से जनवरी का मंथ हम हटा देते हैं, दिसंबर 2023 तक आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वही सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गेट 2024 एक ऐसा 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 एक नाम जिसके लिए हमें यहाँ प्रिपरेशन करनी है, जिसमें मैं अगर हम बात करना चाहें तो इस एग्जाम को मैं 3 फेज में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट फेज होता है प्रिपरेशन, सेकंड फेज जो निकल कर आता है आपका रिवीजन, और थर्ड फेज निकल के आता है इसका एग्जीक्यूशन। सर ये फेज है क्या? सबसे पहले किसी भी एग्जाम को समझने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बात होती है। अगर गेट का सिलेबस देखें और हम ऑल इंडिया में जो एजेई एग्जाम्स हो रहे हैं उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अगर हम पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो यहाँ 3 घंटे के अंदर आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें या किसी भी इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो ये वीडियो हम बात करें बेसिकली तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। बट अभी हम बात करेंगे सिलेबस एंड पैटर्न की बात करेंगे, तो सिलेबस हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या वहां पर पूछा जा सकता है और क्या क्या यहाँ पर आपके पैटर्न निकल करके आएंगे। अब सिलेबस एंड पैटर्न को जान लेने के बाद, पैटर्न को देखा 3 घंटे में 65 क्वेश्चन आपको करने हैं, 65 क्वेश्चन इन 3 आवर, मतलब 180 मिनट्स के अंदर आपको 65 क्वेश्चंस करने हैं। ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2.5 मिनट से ज्यादा का टाइम है। मतलब क्वेश्चन कंसेप्चुअल, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज्यादा होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम टेकिंग प्रोसेस कम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। लेकिन अगर हमने पैटर्न देखें तो पैटर्न पे यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एमसीक्यू भी पूछा जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल 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 फिलिंग का भी क्वेश्चन आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है। एनएटी अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा और आपको एक रेंज रहती है, लाइक यहाँ पर आपका आंसर हो 2.4 तो आपको रेंज भरनी होती है 2.3 से लेकर के या समथिंग 2.5 के बीच में कोई रेंज अगर आप भरते हैं तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा होता है एमएसक्यू। एमएसक्यू जो थोड़ा सा डिफिकल्ट निकल करके आता है, मतलब 4 ऑप्शंस में से हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। अब चाहे वो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे 3 ऑप्शन हो सकते हैं और चाहे 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही हैं और आपने 2 ऑप्शन ही टिक किए हैं तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है।
साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं और 2 नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जनरली हम आते हैं एनईटी और हम आते हैं एमएसक्यू, इनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एमसीक्यू के लिए नेगेटिव मार्किंग निकल करके आती है। सिलेबस में बात करें, जो आपकी टेक्निकल स्ट्रीम है, वो टेक्निकल स्ट्रीम का तो यहाँ पर डाटा रहता ही है। टेक्निकल स्ट्रीम तो आपकी रहेगी, लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपका टेक्निकल स्ट्रीम का पेपर तो रहेगा। साथ ही साथ इसके एप्टीट्यूड का भी पोर्शन रहता है और आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी पोर्शन रहता है। तो ये दोनों पोर्शंस भी निकल के आते हैं। एज वेल इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सिलेबस और पैटर्न में आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हमने जाना सिलेबस और हमारा पैटर्न क्या है। अब जिस पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, उसका सिलेबस आपको गेट की वेबसाइट पे जाकर के मिल जाता है। तो पुराना जो सिलेबस है, उसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में। अगर ज्यादा चेंजेस आएंगे भी तो आपको डिफरेंट पता चल जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो आपको कंटेंट पे जाना पड़ेगा। सर अब कंटेंट कहां से मिलेगा? मैंने सर सिलेबस चेक कर लिया, पैटर्न चेक कर लिया, सर जो सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ाते हैं उससे काम बन जाएगा? बेटा उससे काम बन भी सकता है और उससे काम नहीं भी बन सकता है। आप जितना कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, अगर उतना पढ़ लेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सके, कुछ क्वेश्चन आप आसानी से नहीं भी कर सके, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कंटेंट देखना होगा। कंटेंट के लिए आप मार्केट्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल होते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स को रिफर कर सकते हैं। उन स्टैंडर्ड बुक्स से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आप वहां से कर सकते हैं। तो आपके जो कंटेंट की बात करते हैं, तो कंटेंट के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, तो कंटेंट के बेसिस पे क्या निकल गया था, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो कंटेंट के बेसिस में अगर हम बात करें, तो कंटेंट के बेसिस में अगर हम बात करते हैं, तो कंटेंट में आपकी दो चीजें निकल के आती है। एक तो आपके नोट्स प्रिपेयर करना, नोट्स प्रिपेयर करना है आपको, और आपको कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। आजकल डिफरेंट ऑनलाइन अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप ऑफलाइन मोड में हैं तो ऑफलाइन किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोड में आ चुके हैं तो ऑनलाइन मोड में आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्सेज के थ्रू यहाँ पर आपको इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज्यादा हो सकता है, बट ये प्रोसेस भी कंप्लीटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी के लिए भी आ सकते हैं, उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज में, अगर आप कॉलेज गोइंग है तो कॉलेज में आप जा सकते हैं और कॉलेज में पता कर सकते हैं कि अपने टीचर्स से परेशान कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे इस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रहा है। तो बिल्कुल, और जब भी आप इस कंटेंट की बात करते हैं तो नोट्स प्रिपेयर करना है। नोट्स की बात मैं थोड़ा सा अभी करूंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस गेट के एग्जामिनेशन में। अब ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में से आप कोई भी एक मोड यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपनी गेट की प्रिपरेशन के लिए, ओके। अब जब ये कंटेंट आप प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही चीज पढ़ रहे हैं या सही चीज नहीं पढ़ रहे हैं, सही चीज पढ़ रहे हैं या सही चीज नहीं पढ़ रहे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं या एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं या किसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो उस कंटेंट से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। बेटा ये चीज इसलिए है, या फिर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस को देखिएगा। क्योंकि जनरली गेट के अंदर देखा गया है कि मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन को टारगेट किया जा रहा होता है, न्यूमेरिकल पोर्शंस को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया जा रहा होता है। तो यहां पर हमें उन जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो भी हमने कंटेंट पढ़ा हुआ है, जो भी हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है, उसको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में किस तरीके से लेकर के आना है, वो हमें कौन बताएगा? हमारा पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है। पीवाईक्यू और क्वेश्चन, हो सकता है इनिशियली आपसे क्वेश्चंस ना भी बने, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो एक बार उनको ट्राई कीजिएगा, दूसरी बार थोड़ा सा रुक करके 2-5 मिनट रुक करके ट्राई कीजिएगा। और हम गलतियां यहां पर करते हैं कि उसी जगह पर हम फिर से ट्राई करने लगते हैं, जो कैलकुलेशन ऑलरेडी की होती है उसी में ट्राई करें। नहीं, फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो आपको सोचने का मौका नहीं देता है। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिएगा और उसके बाद आप समझेंगे कि आपने गलतियां कहां की हैं, और उसके बाद आपका करेक्ट आंसर आता है। तो बिल्कुल कंटेंट के बाद मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट के बाद, कंटेंट प्रिपेयर होने के बाद ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में जहां से भी आप कर रहे हैं, एक बार पीवाईक्यू पे जाकर के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट ऑथेंटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कंटेंट को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वो पीवाईक्यू देखकर ही हमें पता चलेगा, कि पीवाईक्यू देख करके ही पता चलेगा कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक में इतनी गहराई तक जाना है। तो इसमें डेप्थ होती है इस कंटेंट में।
जो हम कॉलेज में बात करते हैं वहां उतनी डेप्थ नहीं होती है। हाँ, डेप्थ कहीं कहीं किसी टॉपिक में हो सकती है, बट उतनी डेप्थ नहीं होती है। बट इस कंटेंट में थोड़ा सा डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है। हर पॉइंट पे जाकर के आपको सोचना पड़ेगा, भाई ऐसा क्यों और ऐसा क्यों होगा। ओके, तो ये हमारा दूसरा फेज निकल गया कंटेंट। और पीवाईक्यू जो हम बात करें, पीवाईक्यू के बेसिस पे ही हमारा कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये प्रिपरेशंस का फेज निकल करके आता है। अब बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये सारी चीजें आपने प्रिपेयर कर ली है। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया है। मान लीजिए आपने यहाँ पर आप टारगेट बनाया है। मान लीजिए जैसे मैंने बात की है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की बात करूंगा या सर्वे की बात की, तो सर्वे को आपको प्रिपेयर करने के लिए हार्डली 30 आवर्स का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। 30 आवर्स ऑन एन एवरेज, मोटा मोटा मैं बोलूं तो 30 आवर्स का टाइम लगने वाला है। अगर मैं 30 आवर्स की बात करता हूं तो अब आप पे डिपेंड करता है, एक दिन में आप 2 घंटे का टाइम निकाल रहे हैं, 3 घंटे का, 4 घंटे का। अगर आप सेल्फ मोड में हो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। या पहले आप पढ़ चुके हैं, आप फ्रेशर हैं और पहली बार सेल्फ मोड में, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर पहली बार में फ्रेशर है तब भी हम बात करते हैं और कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तब भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं बात कर रहा हूं, तो आपको अपने आवर्स फिक्स करने होंगे कि भैया एक दिन में 2 या 3, 4 घंटे, 5 घंटे जितना भी पढ़ूंगा, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर सर्वे इतने टाइम में कंप्लीट कर लूंगा। तो एक रोड मैप हो जाएगा आपके पास कि इतने पर्टिकुलर टाइम में आप सर्वे कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, कंटेंट का मतलब एक और चीज है क्या, जब हम पीवाईक्यू पे जा रहे होते हैं तो हमें पता चलेगा किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, हम क्यों ना, अगर मुझे क्रैक करना ही है, केवल केवल क्रैक करना है एग्जाम को, तो मैं उस सब्जेक्ट पे जाऊं जिसका वेटेज ज्यादा है। तो ऐसे 4 से 5, 7 सब्जेक्ट भी अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे इतना भरोसा हो जाएगा कि मैं एग्जाम आराम से क्वालिफाई जरूर कर सकता हूं। एग्जाम आराम से क्वालिफाई जरूर कर सकता हूं किसी भी कैटेगरी में। अगर आप फ्रेशर है, रिपीटर्स है, किसी भी तरीके से है, तो वहां पर आप इस तरीके से लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका आता है रिवीजन का फेज, जो कि दूसरा फेज है। रिवीजन के फेज की बात करने से पहले मैं यहां पर आपकी बात करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बात की थी नोट्स की, तो नोट्स क्या होने चाहिए। नोट्स आपके 3 तरीके के नोट्स बनेंगे। पहला जो नोट्स आपका बनेगा वो आपका बनेगा मेन नोट्स। ये क्या होंगे, मेन नोट्स। अब भैया ये जो मेन नोट्स होते हैं ये काफी अच्छे से बनाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आधा एक चैप्टर, आधा एक बुक पे लिख लिया, एक कॉपी पे लिख लिया, आधा दूसरी कॉपी पे लिख लिया, नहीं। एक प्रॉपर, एक फ्रेश कॉपी लीजिएगा और उस पर अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि जब आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार रिवीजन करेंगे तो उन नोट्स को बार बार देखेंगे तो जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वो आपके डायरेक्टली नजर में आते हैं। और जैसे ही आप पेज पकड़ते हैं तो आपको पता चलता है यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंसेप्ट भी है इस चीज का, और वो हमें यहाँ पे समझ में। तो हर एक सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो आपकी नोटबुक अलग अलग होनी चाहिए और प्रॉपरली आपको नोटबुक बनानी। ज्यादा थ्योरी पार्ट वहां पर मेंशन नहीं कीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो थ्योरी पार्ट कम ही होता है, बट जितना भी थ्योरी पार्ट होगा उसको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप वीडियो देखते हुए ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड से कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी नोट्स मिल जाते हैं। बट ऑनलाइन मोड्स में भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप वहां पर मेंशन करते हुए लिखें, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव निकल करके आता है। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो वो पॉइंट हमारे डायरेक्टली सामने निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला होगा आपका मेन नोट्स। दूसरा जो बनता है आपका फॉर्मूला नोट्स बनता है। फॉर्मूला नोट्स को अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आ जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स कब बनाना है बेटा, ये शॉर्ट नोट्स जब बनाना है जब मैं यहां पर अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू भी कर लूं उस पर्टिकुलर टॉपिक के या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेता हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेता हूं, सो दैट एक पूरे चैप्टर में आपको पता रहता है, एक पूरे चैप्टर में आपको पता रहता है कि सारी चीजें क्या करते हैं बच्चे, हर चीज को बस छोटे छोटे लेटर्स में करके शॉर्ट नोट्स में या फॉर्मुला नोट्स में लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है यार। जो चीजें बहुत ज्यादा बार रिपीटेड हुई है, बहुत ज्यादा बार रिपीटेड हुई है, उन चीजों को केवल एक लाइन में मेंशन करो। अगर तुमने 40 पेज में, 50 पेज में एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो यहां पर 5 से 8 पेज के अंदर इस चैप्टर को पूरा समराइज। और साथ ही साथ जब ये नोट्स बनाते हो तो हर चैप्टर के बाद 2 से 3 पेज आप खाली छोड़ो। क्यों, इसका रीजन बताऊंगा अभी। इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, 2 से 3 पेज खाली छोड़ो। और पॉसिबली हो तो अपने पेज के टॉप कॉर्नर पर और बॉटम कॉर्नर पर भी थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। उसका रीजन अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, फॉर्मूला नोट्स जब हम बनाते हैं तो फॉर्मूला नोट्स में भी एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एक पेज आप छोड़ सकते हैं और एक सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आप कुछ पेजेस छोड़ सकते हैं।
तो क्या करते हैं हम, फॉर्मूला नोट्स, जनरली फॉर्मूला नोट्स जो होते हैं हमारे, या हमारे जो शॉर्ट नोट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो बच्चे क्या करते हैं, पेजेस पे बना लेते हैं। कई सारे पेजेस बना लिए। बच्चों अगर पेजेस पे बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पेजेस को प्रॉपर ऑर्डर में रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो किसी फाइल फोल्डर के अंदर या किसी भी तरीके से उन पेपर को रखिएगा, सो दैट आप आसानी से कैरी कर सकें। वरना मैं आपको प्रेफर करूंगा एक मोटी सी बुक बनाइएगा, 10 to 12 सब्जेक्ट जनरली आपके निकल के आते हैं टेक्निकल के, और उनमें आप बाइफरकेट कर लीजिएगा इक्वल साइज के पेजेस को, या जो सब्जेक्ट ज्यादा बड़े हैं उनके लिए थोड़े ज्यादा पेजेस को, जो सब्जेक्ट कम है उनके लिए थोड़े कम पेजेस को, और उसी पूरी कॉपी पर उस शॉर्ट नोट्स को या फॉर्मुला नोट्स को बनाइएगा। इसका रीजन ये है, जब आप एक सिटी में हैं और दूसरी सिटी में आपका एग्जाम है, तो आप जब ट्रैवल करते हैं तो 1 से 2 घंटे का ट्रैवल, या 1 से 2 दिन पहले जब आपको ट्रैवल करना होगा, तो आप ये सिंगल कॉपी के साथ ट्रैवल कर पाएंगे, और ये सिंगल कॉपी जो होगी वही आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवा देती है, वही आपको पूरा का पूरा। अब पेजेस लेकर के जाओगे जब ट्रैवलिंग में हो, तो पेजेस कैसे हैंडल करोगे आप आसानी से, वो पेजेस आसानी से हैंडल नहीं हो पाते हैं। तो बेटर है कि फॉर्मुला नोट्स या शॉर्ट नोट जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बनाएं, और इसमें जो ऊपर नीचे जगह छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है थोड़ी देर से पता चलेगा, और कुछ सब्जेक्ट्स बाद हर एक चैप्टर वाइज पेजेस क्यों छोड़े हैं वो भी आपको थोड़ी देर से पता चलेगा। तीसरा होता है मिस्टेक नोट्स। ये मिस्टेक नोट्स क्या है सर? अगर मैं बात करूं गेट में अच्छी रैंक चाहिए है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। और ये मिस्टेक नोट्स कब बनाओगे ये मैं बता दे रहा हूं। अब ये नोट्स जो बनाते हो आप ध्यान रखना, ये नोट्स जो बनाते हो इसमें 2-3 पेज छोड़े हैं, अब मैं बता रहा हूं वो क्यों। दूसरा फेज जब आता है, रिवीजन का फेज आता है ना, तो रिवीजन के फेज में एक हमें डेली रिवीजन करना है, एक वीकली रिवीजन करना है, और एक हमें मंथली रिवीजन करना है। और रे सर रिवीजन इतना ज्यादा करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि रिवीजन क्यों करना है, देखो जिस दिन हमने मान लीजिए कि पहले दिन सर्वे के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा, कोई मैं क्लासेस गया, क्लासेस में पढ़ा, या मैंने सेल्फ से पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, और उस टॉपिक को अगले दिन आधा घंटे से 30 मिनट के अंदर रिवाइज करना है, या सेम डे में आधा घंटे से 30 मिनट के अंदर रिवाइज करनी है हमें नेक्स्ट क्लास के पहले। नेक्स्ट क्लास के पहले हमें उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर। अगर मान लीजिए लेट से आपने 2 से 3 घंटे की क्लास ली हुई है, तो आप 30 मिनट के अंदर आसानी से एकदम शांत मन से बैठिएगा और उसको आप बिल्कुल ही प्रिपेयर करके रिवाइज कीजिएगा, तो दैट कल के कंसेप्ट रिवाइज होने के बाद जब आप अगली क्लास में जाते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से आपके पास समझ में आ जाती है। ओके, और जनरली फिर हम बात करते हैं डेली रिवीजन करते करते, और हमेशा ध्यान रखो जब ये सिलेबस की हम बात करते हैं, कंटेंट कवर अप कर रहे हैं, जब पहले दिन का रिवीजन हो गया तो हमें टॉपिक उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। क्यों? क्योंकि उस दिन अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। बच्चे क्या करते हैं, उस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यार। लिटरली बोल रहा हूं मैं, 10 से 12 घंटे केवल इसी काम में लगाते, ठीक है? तो उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, दिमाग में फिट हो गया भाई, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फिट हो गया, ठीक है? और रिवीजन करने के बाद मैं जाता हूं यहां पर वीकली रिवीजन में, मतलब 6 दिन या 7 दिन, जहां 6 से 7 दिन होते हैं, उन 6 से 7 दिन का जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटे पढ़ा था, तो वो टोटल सम अप हो गया 6 दिन का 12 घंटे। अब उस 12 घंटे का पूरा चीज जो मैंने हाईलाइट की हुई थी अपने मेन नोट से ही, शॉर्ट नोट्स नहीं करना है अभी भैया, अभी क्या करना, मेन नोट से ही मैंने पूरा रिवीजन किया, उसका वीकली रिवीजन किया। उसका क्या किया? वीकली रिवीजन किया। और वीकली रिवीजन करने के बाद अगर हम आते हैं 1 डे में, फिर हम आते हैं वीकली रिवीजन करने के बाद, फिर हमने आगे की बात की, फिर हमारा आता है तीसरा स्टेप जो होता है मंथली रिवीजन। भैया अगर आपने एक बार यदि हम बात करें, एक बार किसी चीज को पढ़ लिया, कुछ दिनों तक आपकी मेमोरी में रहा, दूसरी बार किसी चीज को पढ़ लिया, कुछ दिनों तक आपकी मेमोरी में रहा, तीसरी बार पढ़ते हो उसके बाद बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी है। इसी तरीके से जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, अगर हमने 24 घंटे के अंदर किसी चीज को देखा तो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है अगले 24 घंटे के लिए और 7 दिन के लिए। फिर 7 दिन के अंदर एक और बार देख लिया, फिर अगले 28 दिन के लिए, और 28 दिन के बाद एक और बार देख लिया, तो फिर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चला जाता है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चला जाता है वो चीज। तो ये दिमाग की कैपेसिटी है, हमारा बायोलॉजिकल जो है वो एक फंक्शन है, उसी तरीके से हमें करना है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर वीकली रिवीजन के बाद आप मंथली रिवीजन पे आएंगे, और मंथली रिवीजन के लिए आप अपना प्लान फिक्स कीजिएगा। जैसे सर्वे और हाईवे मान लीजिए आपने पहले वीक में, पहले मंथ में आपने कंप्लीट किया, तो एक दिन आपको निकालना है जिससे 4+4 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर आप ये दोनों सब्जेक्ट रिवाइज करें, वो भी मेन नोट्स से। मैं प्रेफर इसलिए कर रहा हूं मेन नोट्स, इस बीच में आपको शॉर्ट नोट्स तो बन ही रहे होंगे, बट मैं प्रेफर इसलिए कर रहा हूं कि मेन नोट्स को जितनी बार देखोगे आंखों में वो तस्वीर बस जाएगी।
और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, टू द पॉइंट। ओके, तो यहां पर इस तरीके से 3 रिवीजन प्लान करना है और 3 रिवीजन प्लान में बात करनी है, क्लियर है। और उसके बाद अगले मंथ बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तीसरा सब्जेक्ट आएगा, चौथा सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं ये सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए महीने की 1 तारीख जो है वो सर्वे के लिए हो गई, 7 तारीख हो गई हाईवे के लिए हो गई, उसके बाद 14 तारीख हो गई वो किसी के लिए हो गई। तो इस तरीके से 1 बाय 1 मंथली रिवीजन में एक मंथ के अंदर 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे आप। एक मंथ के अंदर 4, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है। तीसरा स्टेप आता है जो है वो एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्त? देखो, अभी तो हम यहां पर बैठ करके आराम से पेपर को सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम 5 मिनट भी दे दें, 10 मिनट भी दे दें, आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं? तो अब जब आप 5-6 महीने प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद एक फेज आती है, तो आप क्वेश्चंस के टाइप को लगाइएगा और एक क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए आप 30 मिनट के लिए बैठते हैं, तो एक क्वेश्चन को एवरेज 3 मिनट मान के चलिएगा, आपको 30 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस करने ही है। ये टाइमर लगा करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। मतलब पहली बार में जब पढ़ा तब अपने टाइम लिया, और दूसरी बार में जब क्वेश्चन के लिए फिर से रिवीजन, क्वेश्चन लगाने गए, रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन लगाने गए, टाइमर लगा लो। टाइमर लगाने से क्या होगा, आपके दिमाग की प्रोसेस उस तरीके से स्टार्ट होगी। और एग्जीक्यूशन का मतलब भी यहां पर है टेस्ट सीरीज देना, मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट कैसे देना है? या तो आप टाइमर लगा के सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे लो, अदरवाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके कई सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गेट का एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होता है, और ऑनलाइन मोड में जो उसका कैलकुलेटर होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर, वो भी हमें ऑपरेट करना आना चाहिए। कई बच्चों को आता अच्छा है लेकिन वो वर्चुअल कैलकुलेटर ऑपरेट नहीं हो पाता है। जब आप एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप एक पर्टिकुलर टेस्ट को हैंडल करेंगे, तब आपको पता चलता है कि यार आपका दिमाग उस तरीके से प्रोसेस उस तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो आप पहले ही हैबिचुअल हो रहे हैं, गेट के एग्जाम के पहले ही आप हैबिचुअल हो रहे हैं उन सारी चीजों के लिए जो यहां आपके लिए जरूरी है। तो यहां पर आपको करना है क्या, मॉक टेस्ट देने हैं। जितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। साथ ही साथ आप 5 to 6 मंथ के बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी मिल सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के मिक्स मॉक टेस्ट भी मिल सकते हैं, आपको यहां पर फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये सारी तीनों चीजें मिला करके आपके दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें मिला करके दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जो मैं यहाँ पर नोट्स की बात कर रहा हूं बेटा, मेन नोट्स के बाद जो 2-3 जो यहाँ पे छोड़े हैं, जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट या कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जो कि एक क्वेश्चन में ही सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। तो ऐसी चीजों को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। यहाँ जो फॉर्मूला नोट्स में छोड़ा था, मान लीजिए कोई फॉर्मूला ऐसा है जो क्लास में कवर अप नहीं हो पाया, आप सेल्फ कर रहे हैं, कवर अप नहीं हो पाया, कोई नई चीज मिली है, वो फॉर्मूला नोट्स में भी जो लास्ट में स्पेस छोड़ा है वहां पे। और जब आप यहाँ पर एग्जाम के लिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है यार आपने कैलकुलेटर की मिस्टेक की, वो मिस्टेक नोट्स बना लो। ये 1 से 2 पेज के मिस्टेक नोट्स बनेंगे। कैलकुलेटर सबसे बड़ी वीकनेस आ रही है, कैलकुलेटर ऑपरेशन। तो कैलकुलेटर ऑपरेशन तो मैंने अलग से कैलकुलेटर डाउनलोड किया और उस पर ही अपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। जब नॉर्मली रिवीजन भी कर रहा हूं, नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, तो मैं इसी कैलकुलेटर के थ्रू कर रहा हूं, इसी कैलकुलेटर के थ्रू कर रहा हूं। तो कैलकुलेटर पे कमांड हो जाएगी। दूसरी गलती क्या कर रहा हूं, जो भी गलती कर रहा हूं कि भैया मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, रीड कंप्लीट क्वेश्चन, रीड कंप्लीट क्वेश्चन। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। चौथा, हम निगेटिव ज्यादा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मिस्टेक्स के पॉइंट्स यहां पे कवर अप हो जाएंगे, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये मिस्टेक्स के पॉइंट्स एक बार रिवाइज करके जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि यार मैं ये गलतियां करता था, मेन एग्जाम में ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ये मिस्टेक्स नोट्स इसलिए जरूरी होता है, मेरा मानना है कि आपको अपनी गलतियों का पता होना चाहिए, सो दैट आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकें। आप क्या कर सके, उन्हें रेक्टिफाई कर सके। तो ये 3 तरीके के नोट्स है, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ फॉर्मूला एक ही टॉपिक में जो आपने नोट्स में बनाया हुआ है, उसके ऊपर नीचे जगह छोड़ने पे वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, या कोई डेटा है ऐसा, या कोई कुछ भी चीज है, तो वो चीजें आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये पूरा रोड मैप अगर आप दिसंबर तक फॉलो करते हैं, तो जनवरी का टाइम आता है, तो जनवरी का टाइम में आप अगेन पूरा रिवीजन का प्लान बनाएंगे। किसका प्लान बनाएंगे? रिवीजन का प्लान बनाते हैं। और रिवीजन कैसा बनाते हैं कि आपका जनवरी से लेकर के एग्जाम डेट के बीच में 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्लान बनाएंगे कि ये सारी चीजें हो जाए। अगर जनवरी तक नहीं होता है तो 15 ऑफ जनवरी तक, आपका मिड जनवरी तक डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए।
क्योंकि बच्चा क्या गलती करता है, पढ़ता जाता है, नई चीजें पढ़ता जाता है। जब रिवीजन नहीं हो पाता है तो बेसिक बेसिक चीजें भी हम यहाँ पर रिवाइज नहीं होने के कारण एग्जाम सेंटर पर याद नहीं आती है। तो हमें याद करने के लिए क्या होगा, लास्ट में एक रिवीजन, महा रिवीजन जरूर करना है, महा रिवीजन जरूर करना है, और इस तरीके से आप गेट को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं जनरली तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उनको सॉल्व करने के लिए बात करूंगा। मैंने इस रोड मैप के जरिए अंडर 200 रैंक को अचीव किया हुआ था, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए भी हेल्पफुल निकल करके आए। और इनफैक्ट कई सारे बच्चों ने मेरे गाइडेंस के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर भी यहाँ पर गेट को क्रैक किया हुआ है, क्रैक किया, क्वालिफाई किया हुआ। क्वालिफाई इज नॉट अ बिग थिंग, ओके। मैं बोल रहा हूं अच्छी रैंक आना है तो आपको ये पूरा 6-7 महीने देना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें भूल जाना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आई होप दिस वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।